नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। बता दें आपको कि 9 मई को सीएम धामी नामांकन दाखिल करेंगे। चंपावत सीट से नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नामांकन को लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। 9 मई को नामांकन दाखिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन करेंगे और चंपावत से नामांकन करने वाले हैं। चंपावत सीट से उपचुनाव होगा, जहां पर नामांकन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और नामांकन को लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और इसी वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है। चंपावत सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि इसके पहले विधानसभा चुनाव जब चल रहा था तब खटिमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर बिठाया और उसके बाद चूंकि जैसा प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें विधानसभा का सदस्य होना होगा और इसी को देखते हुए चंपावत सीट से उपचुनाव होने जा रहा है, जिस पे चुनावी मैदान में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, जानना चाहेंगे, चूंकि चंपावत सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ऐसे में बीजेपी की तैयारियां कितनी नजर आ रही हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तैयारियां कितनी नजर आ रही हैं? देखिए, अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू ही हुई है। 9 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो वहां के विधायक रहे हैं कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने ये सीट जो है पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी है, उन्हीं से बातचीत के बाद दे रहे हैं। तो 9 तारीख को पुष्कर सिंह धामी जब चंपावत से नामांकन दाखिल करेंगे तो उसके बाद निश्चित तौर पर चुनावी तैयारियां पूरी उफान पर होगी। और अभी की हम बात करें तो बीजेपी संगठन ने अपनी तैयारी की है और कहा ये भी जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री वहां से नामांकन दाखिल करेंगे तो कई बड़ी हत्याएं उनके साथ हो सकती हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि उस दिन वो एक बड़ा रोड शो भी वहां करेंगे। तो हालांकि बीजेपी या कांग्रेस की हम बात करें तो उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन इतना जरूर है कि हरीश रावत चंपावत के दौरे पर रहे हैं और उन्होंने भी ये बात कही कि मजबूत कैंडिडेट को उतारेंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो है उनके लिए ये इस बार की जो सीट है करोया मुरो की स्थिति वाली भी कह सकते हैं। जी अवनीश, चूंकि चंपावत सीट को लेकर के गहन मंथन किया गया बीजेपी के द्वारा और उसके बाद ही हाईकमान के ऑर्डर के बाद ही चंपावत सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ग्राउंड पर क्या नजर आता है? क्या लहर सीएम धामी की तरफ नजर आ रही है? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस पर बीजेपी की स्थिति, बीजेपी के विधायक यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। तो परंपरागत सीट तो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे पहले इस सीट पर हेमिश खरोपाल जो विधायक रहे हैं कांग्रेस को, उनका भी अपना कब्जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जो संभावनाएं जीती गई हैं, फिलहाल जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और यही कारण रहा कि इस सीट को पुष्कर सिंह धामी ने चुना है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए। जी अवनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चंपावत सीट से नामांकन भरेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 9 मई को नामांकन दाखिल करेंगे सीएम धामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत चिकित्सा के लिए पतंजलि वेलनेस सेंटर का दौरा किया। साथ ही वेद लाइफ निरायम का उद्घाटन पौड़ी गढ़वाल में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की उपस्थिति में किया गया। उत्तराखंड के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय ये दौरा रहा है उनका और आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए तैयार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के तहत पतंजलि वेलनेस सेंटर का दौरा किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बाबा रामदेव से मुलाकात किया और योग और आयुर्वेद के गुणों को लेकर के यहाँ पर जानकारी भी साझा की। तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पतंजलि वेलनेस सेंटर पहुंचे थे।
गोंडा से अगली खबर है। आपको बता दें कि डीएलसी रचना केसरवानी सस्पेंड हुई। रचना केसरवानी ने नशे की हालत में हंगामा किया था और हंगामा करता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उस वायरल वीडियो पर ही कार्रवाई की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश पर ही शासन स्तर पर कार्रवाई हुई और देवी पाटन मंडल की डीएलसी रचना केसरवानी को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। कहा जा रहा है कि आरोप है रचना केसरवानी पर कि नशे की हालत में उन्होंने हंगामा किया और जिसका वीडियो भी वहां उपस्थित किसी ने बना लिया और उसके बाद ये वीडियो लगातार वायरल हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की गई और रचना केसरवानी को सस्पेंड किया गया। देखिए ये वीडियो जिसमें नशे की हालत में नजर आ रही हैं रचना केसरवानी और महिला पुलिस ने उन्हें संभालने की कोशिश की और किसी तरीके से उन्हें घर भेजा गया। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कई सवाल रचना पर उठे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया कि इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर कार्रवाई करते हुए रचना केसरवानी को सस्पेंड कर दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान के बाद की गई और ये वीडियो देखिए किस तरह से नशे की हालत में नजर आ रही हैं रचना केसरवानी। गोंडा से ये खबर है जहां डीएलसी रचना केसरवानी को सस्पेंड किया गया है। नशे की हालत में हंगामा करती हुई इस वायरल वीडियो में देखी जा रही हैं। महिला पुलिस के साथ व्यवहार भी ठीक नजर नहीं आ रहा है रचना केसरवानी का, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई। उमानाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। उमानाथ, क्या है ये पूरा मामला? चूंकि रचना केसरवानी को सस्पेंड किया गया, नशे की हालत में पाई गई, क्या जानकारी है? कहां से जा रही थी, कहां लौट रही थी जब उन्हें इस हालत में पाया गया? बिल्कुल, देखिए ये रचना केसरवानी यहाँ देवी पाटन मंडल की डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं। ये 2 दिन पहले जो है लखनऊ जा रही थी अपने निजी वाहन से और जहाँ बहराइच जिले में घाघरा घाट के पास इनकी गाड़ी जो है इन्होंने नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी और किसी गाड़ी से इन्होंने टक्कर मार दी थी। उसके बाद जब वहां पर पुलिस पहुंची तो इन्होंने खूब जमकर हंगामा किया, खुद को डिप्टी लेबर कमिश्नर बताते हुए रौब झाड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों को प्रभाव में लेने की कोशिश की। जब महिला पुलिसकर्मी इनको समझाती नजर आ रही है, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है, तो ये उससे भी उलझती नजर आ रही है और महिला पुलिसकर्मी ने किसी तरह इनको वाहन में बिठाया और फिर वहां से रवाना किया। तो इस पूरे ये जो वीडियो था ये वायरल हुआ था और इसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया था और उसके बाद जो है शासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब सीएम के आदेश पर इनको जो है निलंबित कर दिया गया है। जी उमानाथ, अब चूंकि निलंबित कर दिया गया है रचना केसरवानी को, क्या उसके बाद कोई सफाई दी गई रचना केसरवानी की तरफ से? कुछ कहा गया इस पूरी घटना को लेकर? सफाई नहीं देगी, उनकी तरफ से कोई सफाई अब तक नहीं आई है। वो अभी तक मुख्यालय पर लौट कर नहीं आई है। वो यहाँ से लखनऊ जा रही थी, सीधे 2 दिन पहले वो लखनऊ चली गई थी और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया और उसके बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो अब शासन ने इनको निलंबित कर दिया है और अब ये शासन के पाले में गेंद है कि अब इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शायद प्रस्तावित है और वो की जा सकती है। जी उमानाथ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि उमानाथ ने बताया कि ये वायरल वीडियो के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और सस्पेंड कर दिया गया है रचना केसरवानी को। जिस तरीके से उन्होंने नशे में गाड़ी चलाई, उसके बाद टक्कर भी मारी और उसके बाद रौब भी झाड़ती हुई नजर आई और इस वायरल वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला पुलिस पर भी रौब झाड़ती हुई नजर आ रही है और नशे की हालत में है। किसी तरीके से महिला पुलिस ने रचना केसरवानी को घर पहुंचाया, वापस उन्हें उनकी गाड़ी में बिठाया। लेकिन इस वायरल वीडियो के बाद सवाल खड़े होने लगे कि आखिर रचना केसरवानी जो कि नशे की हालत में थी, उन्होंने इस तरीके की जो घटना की, इस पर सख्त कार्रवाई की गई। आप कमिश्नर के पास जाओगे कि ये ऐसी थी वैसे थी, इस वजह से मुझे ऐसा रोकना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के दौरे पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना हैं। आपको बता दें कि मंत्री दिनेश खटीक और दानिश आज़ाद भी साथ में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के साथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 का निरीक्षण किया है मंत्री ने। साथ ही प्रभु टाउन में शिकायतों का जायजा भी लिया गया मंत्री के द्वारा। डीएम, सीडीओ समेत जिले का प्रशासनिक अमला भी रहा मौजूद उस दौरान जब मंत्री ने निरीक्षण लिया, जायजा लिया प्रभु टाउन में मिल रही शिकायतों का और अधिकारियों को निर्देश भी दिया
कि इस तरीके की शिकायत आगे से नहीं मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द जो भी शिकायतें मिल रही हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से उनका निस्तारण किया जाए, ये भी निर्देश दिया गया मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा। रायबरेली के दौरे पर हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जगह जगह पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ मंत्री दिनेश खटीक भी मौजूद रहे। नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 का निरीक्षण किया कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने। तो देखिए, इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना लोगों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को वो सुन रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान किया जाए और आगे से कोई भी शिकायत ना आए, इस बात का अधिकारियों को ध्यान रखना होगा। इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। अब लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 2023 तक हर आवास हीन परिवारों को छत मिलेगी। जी हां, 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। 13 लाख से अधिक परिवारों को मकान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार से पीएम आवास स्वीकृत करने का आग्रह भी किया गया है, जिसमें 13 लाख मकान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का आग्रह किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार को इसके लिए पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि 2023 तक हर आवासहीन परिवार को छत मिल जाए, लोगों को रहने के लिए छत मिले। इसके लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र को पत्र भी लिखा है और आग्रह किया है कि 13 लाख मकान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जाए। केंद्र सरकार से पीएम आवास स्वीकृत करने का आग्रह किया गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। और ये भी बताया जा रहा है कि यूपी सरकार की तरफ से 13 लाख से अधिक परिवारों को मकान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है और ये लक्ष्य 2023 तक का रखा गया है। तो जल्द से जल्द अब उन लोगों को आशियाना मिलेगा जो बेघर हैं, जो आशियाने की तलाश कर रहे हैं, उनको रहने के लिए छत दी जाएगी यूपी सरकार के द्वारा। सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, चूंकि देखिए लक्ष्य जो 2023 तक का रखा गया है कि हर एक परिवार को जिनके पास छत नहीं है उन्हें छत दिया जाए, इस लक्ष्य को पूरा करने में कितनी सफलता नजर आ रही है यूपी सरकार की? देखिए, कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल में कोशिश की थी। लगभग हम बात करें तो लगभग पूरे यूपी में लगभग 24 लाख लोग थे जिनको मकान दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने काफी अच्छा काम किया था, इस विभाग ने, ग्राम विकास विभाग ने। तो कहीं ना कहीं लोगों को लक्ष्य मिला था, गरीब लोगों को काफी हद तक मकान मिल गए थे। जो लोग अब बचे थे उनकी दूसरी लिस्ट बनाई गई थी और देखिए सबसे बड़ी पारदर्शिता बनाई गई थी। हम पंचायत स्तर पर बता दें, पंचायत स्तर पर खुद लिस्ट बनाई गई थी और उसको जो पंचायत घर है उस पर जाकर चस्पा किया गया था, जिससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लगातार इसके विकास भवन जो है वहां समीक्षा की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पूरी पारदर्शिता के साथ मकान दिया गया। इसी तरह नगर पंचायतों में भी किया गया था। तो कहीं ना कोई जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को ये गरीब को मकान मिले और किसी की छत की कमी न रहे, किसी को छत के बिना कोई न जिए अपना जीवन, तो कहीं ना कहीं इसकी ओर सरकार ने सराहनीय पहल की थी। और कहीं ना कहीं फिर जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी सरकार सराहनीय पहल कर रही है। जी सिद्धार्थ, जानना चाहूंगी ऐसे कितने परिवार हैं जो आवास के लिए अभी आवेदन कर रहे हैं, जिनको आवास दिलाने की कोशिश लगातार यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है पीएम आवास के तहत? कहीं ना कहीं लगभग 1 करोड़ जो फॉर्म गए हैं वो 1 करोड़ के करीब लोगों की लिस्ट बनाई गई 5 सालों में जिनको मकान देना है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जिलेवार लिस्टें भेजी गई। तो कहीं जिस तरीके से कोशिश होगी सरकार की, तो आने वाले समय में लगभग आपको ये दिखेगा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जिसके पास मकान ना हो, जिसके पास छत ना हो। तो कहीं ना हम उम्मीद करते हैं हर जिलों में कोई भी नहीं बचेगा जिसको मकान की जिसके साथ छत ना हो। जी सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है और ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि आज आगरा के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बताया जा रहा है कि 10:50 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और 11:15 पर रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय धमोटा का भी निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। पंचायत भवन मेवली खुर्द में चौपाल में भी शिरकत करेंगे
और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे डिप्टी सीएम। साथ ही ये भी कोशिश रहेगी कि लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी किया जाए। पंचायत भवन मेवली खुर्द में चौपाल का आयोजन किया गया है, जहां पर शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज के उनके ये कार्यक्रम है, आगरा के दौरे पर हैं और ये भी संभावना है कि आगरा में आज रुकेंगे। और ये जो आज का दौरा है कई मायनों में अहम भी बताया जा रहा है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई कमी है या फिर उन कमियों को कैसे दूर करना है, इसके बारे में भी अधिकारियों को, वहाँ पर शिक्षकों को निर्देश भी देंगे। साथ ही बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं आगे बढ़ते हुए कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में भी तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 111 नए केस सामने आए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। तो वहीं गाजियाबाद में एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात करें तो 375 संख्या ये पहुंच गई है। और हालांकि बीते 24 घंटे में 111 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से संक्रमित लोग, लेकिन गाजियाबाद में भी अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 20 मई से पहले ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के नियुक्ति हो सकती है। जयपुर में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और बैठक से पहले यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, ये बात सामने आ रही है। परिषद की बैठक के बाद नए संगठन मंत्रियों की भी तैनाती हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं और यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का पद अभी खाली है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह अब जल शक्ति मंत्री हैं। तो ऐसे में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है, बैठकें की जा रही हैं और बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होने के चलते ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वो जल शक्ति मंत्री हैं, मंत्री का पद उन्हें दिया गया है, तो ऐसे में 2 पदों पर रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। और इसी को देखते हुए जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, नियुक्ति होगी और इसी के लिए बैठकें चल रही हैं, मंथन भी हो रहा है कि किसका चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। बीजेपी पार्टी के अंदर नया प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान की जमानत पर आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। हाईकोर्ट में मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट में आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होगी और जजमेंट रिजर्व होने के बाद दोबारा मामले में सुनवाई है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा करने का आरोप है आजम खान पर और इस मामले में आज जमानत याचिका पर सुनवाई है और अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा करने का ये आरोप मामले में जमानत मिली तो रिहा होंगे आजम खान। आजम खान को अब तक 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है और ये 72वां मामला है और ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें जमानत मिल गई तो जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान। सीतापुर जेल में बंद हैं और आजम खान को लेकर के ही पिछले दिनों सियासत गरमाई। सीतापुर जेल में कई बड़े नेता आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे, तो वहीं आजम खान के समर्थकों का आरोप भी अखिलेश यादव को सहना पड़ा। लगातार समर्थकों का ये कहना रहा कि आजम खान की सुध नहीं लेते हैं अखिलेश यादव और इसको लेकर के बीते दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं आजम खान। और आज चूंकि ज़मानत को लेकर के सुनवाई होनी है तो देखना होगा कि अगर इस मामले में भी ज़मानत मिलती है आजम खान को तो जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान। बताया जा रहा है 3:30 बजे सुनवाई है और सुनवाई के बाद सारी तस्वीरें साफ होंगी।
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ललितपुर की घटना को लेकर ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा कि ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर जाएंगी कहाँ। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका गांधी का कहना है कि महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं हैं और थाने में जाकर के जब वो शिकायत दर्ज कराती हैं तो उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं होती है, तो ऐसे में महिलाएं शिकायत लेकर के कहाँ जाएं। रामपुर में एक ग्रामीण की शिकायत के बाद एसडीएम और सीओ ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बिलासपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति उज्जवल दीदार सिंह का कृषि भूमि से अवैध कब्जा हटवाया। आरोपी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें कि मनोरंजन हलदर ने एसडीएम से शिकायत की थी कि गोकुल नगरी गांव में उसकी कृषि भूमि है जो करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की है, जिस पर 20 साल से सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बिलासपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति उज्जवल दीदार सिंह ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।